नमस्कार। मैं डॉक्टर सौरभ शर्मा, सह आचार्य इतिहास। पिछले कुछ यूट्यूब वीडियो के द्वारा हम लोगों ने महत्वपूर्ण अध्याय वैदिक काल का अध्ययन प्रारंभ किया है। इसके कुछ प्रमुख पक्षों जैसे वैदिक साहित्य, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन आदि के बारे में हम लोगों ने अभी तक चर्चा की है। इसी श्रृंखला को आज हम आगे बढ़ाते हुए नवीन कड़ी के रूप में वैदिक कालीन सामाजिक जीवन के बारे में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से वैदिक काल का समाज था, क्या परंपराएं थी, क्या प्रथाएं थी, किस तरह का जीवन यहाँ का वैदिक काल का या वैदिक युगीन जो निवासी था वो व्यतीत क्या करता था। उसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम हम सामाजिक जीवन की दृष्टि से परिवार को देखते हैं। कुल या परिवार सामाजिक जीवन की आधारभूत इकाई, सूक्ष्मतम इकाई या न्यूनतम इकाई, जिसके बारे में हमने पहले भी राजनीतिक जीवन में भी देखा था कि राजनीतिक संरचना की दृष्टि से भी परिवार सूक्ष्मतम इकाई था। परिवार का मुखिया हमने पहले भी चर्चा की है, कुलपति या गृहपति कहलाता था। और यहाँ एक विशेष बात देखने में आती है कि परिवार पितृ प्रधान होते थे, यानी मुखिया या पिता का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता था। जबकि हमने देखा था सिंधु सरस्वती सभ्यता में परिवार मातृ प्रधान हुआ करते थे। यहाँ एक विशेष बात यह भी है कि परिवार संयुक्त परिवार होते थे, यानी एक ही परिवार में लगभग 3 पीढ़ियों के लोग निवास किया करते थे और मिलजुल करके रहते थे। परिवार में कुलप यानी गृहपति या मुखिया तथा ज्येष्ठ वधू का सर्वाधिक सम्मान होता था। अत्यधिक सम्मान कुलप और ज्येष्ठ वधू का परिवारों में देखने को मिलता था। उत्तर वैदिक काल में थोड़ा सा स्थिति परिवर्तित होती है। यहाँ पर पिता के अधिकारों में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है, पूर्वज पूजा प्रारंभ हो जाती है और राज परिवारों में ज्येष्ठाधिकार की परंपरा, यानी जो सर्वाधिक बड़ा पुत्र है, सबसे बड़ा पुत्र है, उसको उत्तराधिकारी माना जाएगा। इस तरह की परंपरा यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में देखने में नजर आती है। वर्ण आश्रम व्यवस्था। सबसे पहले पूर्व वैदिक काल में ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख पुरुष सूक्त के संदर्भ में मिलता है। यहाँ पर ऐसा माना गया कि पुरुष सूक्त या में ऐसा उल्लेख है कि पुरुष या सृष्टिकर्ता के मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई है, भुजाओं से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई है, जंघा से वैश्यों की उत्पत्ति हुई है और पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई है। इसके अनुसार 4 वर्ण यहाँ पर निर्धारित किए गए: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यहाँ पर स्पष्ट रूप से यह भी देखने की बात है कि वर्ण व्यवस्था या ये चतुर्वर्णीय विभाजन जो समाज का देखने में आ रहा है, यह विभाजन कर्म आधारित है, वंशानुगत या जन्म आधारित नहीं है। इसका अभिप्राय यह है कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होगा या क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय होगा, इस तरह की व्यवस्था वहाँ नहीं थी। एक ही घर में पिता ब्राह्मण हो सकता है, पुत्र वैश्य हो सकता है, या पिता वैश्य हो, पुत्र शूद्र हो या ब्राह्मण हो, किसी भी तरह की व्यवस्था हो सकती थी, क्योंकि कौन व्यक्ति क्या कार्य कर रहा है उसके आधार पर उसका वर्ण निर्धारित होता था। वो किस घर में पैदा हुआ है या कहाँ उसने जन्म लिया है, उसके आधार पर वर्ण व्यवस्था नहीं थी। वर्ण व्यवस्था आपको यहाँ पर कर्म के आधार पर मिलती है। ये एक
चार्ट के द्वारा बताने का प्रयास किया गया है। इसमें जो आर्य थ्योरी को जो मान्यता देते हैं कि आर्यन लोग बाहर से आए थे और उन्होंने अपने आप को यहाँ पर स्थापित किया था, उन्होंने स्वयं को उपरोक्त 3 कैटेगरी में रखा था। उपरोक्त 3 जो विभाजन है उनमें अपने आप को स्थापित किया था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य थे। ब्राह्मण कौन थे? जो कि पुरोहित वगैरह का कार्य कर रहे थे। क्षत्रिय जो कि वॉरियर्स यानी लड़ाई या युद्ध का कार्य या सेना में कार्य कर रहे थे। वैश्य में पशु चराने वाले आ गए, कृषक आ गए, व्यापारी हैं या शिल्पकारी का जो काम कर रहे हैं, वो सब वैश्य वर्ग से संबंधित थे। और शूद्र वर्ग जो कि खेतों में काम करने वाले कामगार हैं, सर्वेंट्स यानी नौकर हैं, लेबरर्स या श्रमिक हैं, ये सब शूद्र के अंतर्गत आते थे और इन्हें स्थानीय लोगों को माना गया था। मतलब आर्यंस ने स्वयं को उपरोक्त 3 कैटेगरी में विभाजित किया, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, और जो स्थानीय जो लोग थे उन्हें शूद्रों की कैटेगरी में रखा। उत्तर वैदिक काल में आप देखें ये व्यवस्था में परिवर्तन होता है। वर्ण व्यवस्था जो अभी तक कर्म आधारित है वो अब वंशानुगत होने लगी। इस समय ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, वैश्य का बेटा वैश्य, इस तरह की व्यवस्था देखने को मिलने लगी थी। नवीन व्यवसायों का उदय हुआ था। आर्थिक विकास के कारण बहुत सी जातियां और उपजातियों का भी निर्माण होने लगा था। यानी ये वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में परिवर्तित होने लगी थी और कुछ उपजातियों का भी निर्माण हो रहा था, जैसे रथकार जो रथ का काम कर रहे हैं, सूत, तशन जो बढ़ाई का काम कर रहे हैं, करमार लुहार का जो काम कर रहे हैं, कुंभकार, कुम्हार आदि। यहाँ पर हमें कुछ विशिष्ट जातियाँ, उपजातियाँ देखने को मिलती हैं। ब्राह्मणों और क्षत्रियों के विशेषाधिकार में वृद्धि होने लगी थी। इसका कारण यह था कि राजाओं के अधिकारों में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई थी और यज्ञ प्रणाली के विकास और विभिन्न कर्मकांडों व संस्कारों की प्रतिष्ठा से उसका कद काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। और ब्राह्मणों का कद इसलिए बढ़ गया था क्योंकि क्षत्रियों के विभिन्न धार्मिक कार्य संपादन करना या क्षत्रियों को सलाह देने में विशेष योगदान या विशेष अधिकार ब्राह्मणों का ही था। आश्रम व्यवस्था के बारे में बात करें तो सर्वप्रथम उल्लेख हमें छांदोग्य उपनिषद से आश्रम व्यवस्था का प्राप्त होता है। यह आपको ध्यान रखना है, आश्रम व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। इसमें मानव के संपूर्ण जीवन काल को 4 भागों में विभाजित किया गया है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, 4 प्रकार के आश्रम यहाँ पर बताए गए हैं। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इन 4 आश्रमों में प्रत्येक का 25 वर्ष का समय निर्धारित किया गया है और इसमें केवल यह है कि ये आश्रम जो हैं ये केवल पुरुष सदस्यों पर ही लागू होते थे। महिलाओं की स्थिति, ऋग्वैदिक काल में यदि महिलाओं की स्थिति देखें तो बहुत ही सम्मानजनक थी। महिलाओं का समाज में बहुत ज़्यादा सम्मान था, यहाँ तक कि कबीलाई सभाओं में भी वो भाग लेती थी और सामूहिक यज्ञों में भी उन्हें भाग लेने की स्वतंत्रता प्राप्त थी। यानी स्त्रियाँ कबीलाओं सभाओं में और सामूहिक यज्ञों में भाग लेती थी, ये हमें ऋग्वेद से पता लगता है। कुछ स्त्रियों का नाम प्रमुख रूप से मिलता है, कुछ विदेशी महिलाओं का नाम मिलता है जिन्होंने ऋग्वेद की संरचना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जैसे घोषा, लोपामुद्रा, अपाला, शची, पौलोमी, काशावृति आदि ने वैदिक रचनाओं की रचना में भाग लिया है। सामान्य रूप से एक पत्नीत्व की प्रथा समाज में थी, यानी एक ही पत्नी समाज में हुआ करती थी। नियोग प्रथा तथा विधवा पुनर्विवाह का प्रचलन भी था। मतलब समाज में स्त्रियों के लिए
हितकारी नियोग प्रथा तथा विधवा पुनर्विवाह का भी प्रचलन देखने को मिलता है। बाल विवाह और पर्दा प्रथा का कोई प्रमाण नहीं मिलता, मतलब बाल विवाह होता था या स्त्रियों में पर्दा प्रथा थी, इस प्रकार का कोई उदाहरण नहीं मिलता है। प्रतीकात्मक सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। सती प्रथा का उल्लेख है लेकिन वो प्रतीकात्मक दृष्टि से। इसमें ये होता था कि यदि किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाती थी तो जब उसको चिता पर लिटाया जाता था तो अग्नि प्रज्वलन से पहले महिला उसके साथ एक बार चिता पर बैठती थी और फिर वो वापस उठ करके आ जाती थी और उसके बाद अग्नि प्रज्वलन होता था। तो इस प्रकार की एक सांकेतिक सती प्रथा का उल्लेख जो है वो आपको वैदिक काल में नजर आ रहा है। उत्तर वैदिक काल में थोड़ा सा स्थिति बदल रही है। पूर्व वैदिक काल में जो हमने देखा महिलाओं की स्थिति काफ़ी अच्छी है और काफ़ी सम्मानजनक है और विभिन्न संस्थाओं में उनकी भागीदारी है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में महिलाओं के सामाजिक एवं राजनीतिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगने प्रारंभ हो गए। उत्तर वैदिक काल में महिलाओं का धार्मिक यज्ञों में भाग लेने का अधिकार फिर भी बना रहा, यानी सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों पर तो प्रतिबंध लग रहे थे लेकिन धार्मिक अधिकारों में, धार्मिक यज्ञों में अभी तक कोई उन पर प्रतिबंध नहीं था, वे उसमें भाग लेने का अधिकार बना हुआ था। स्त्रियां राजनीतिक संस्थाओं में भाग ले सकती थी। बाल विवाह के भी कुछ साक्ष्य हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। धन्यवाद।